नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने समानता का ये दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहले वीडियो में हमने जाना कि समानता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अवसर की समानता क्या होती है, सामाजिक स्तर पर प्राकृतिक असमानताएं और सामाजिक असमानताएं क्या होती हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करी। विद्यार्थियों, हमने सामाजिक अंतर को किस प्रकार से स्वीकार किया है इस बारे में भी हमने चर्चा करी और इस वीडियो में हम समानता के विभिन्न आयामों की चर्चा करेंगे। ये आयामों के बारे में विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न विचारधाराओं ने किस प्रकार से अपने वक्तव्य दिए हैं, किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं, इन सभी का विश्लेषण हम करेंगे और यह भी देखेंगे कि इन आयामों का जो लक्ष्य है वो कितना न्यायपूर्ण है और कितना समता मूलक समाज को वो बढ़ावा देते हैं। इन सभी की चर्चा करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक समानता की। तो विद्यार्थियों, राजनीतिक समानता क्या होती है? लोकतांत्रिक समाज में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल होता है। कि लोकतांत्रिक समाज एक ऐसा समाज जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, प्रतिनिधि को चुनती है और जनता राजनीतिक फैसलों में, राजनीतिक निर्णयों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। लेकिन ये सुनिश्चितता दर्ज किससे होती है? विद्यार्थियों, ये सुनिश्चितता नागरिकता से दर्ज होती है। तो नागरिकता सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, रंग, लिंग, किसी भी प्रकार से भेदभाव किए बिना सभी को सार्वभौमिक नागरिकता का अधिकार राजनीतिक समानता के अंतर्गत प्राप्त होना चाहिए। विद्यार्थियों, नागरिकता के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार जैसे कि मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना, धार्मिक विश्वास की आजादी लाती है। विद्यार्थियों, ये ऐसे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, ये केवल औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफी असमानता बरकरार है। संविधान ने तो अधिकार दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में असमानता हमें देखने को मिलती है। ऐसी असमानताएं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती है। ये जो असमानताएं होती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? सामाजिक स्तर पर देखने को मिलती है और आर्थिक स्तर पर हमें देखने को मिलती है। अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठाई जाती है। समान अवसर प्राप्त करने के लिए कैसी परिस्थितियां होनी चाहिए? एक समान स्थितियां होनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए विद्यार्थियों कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है। मतलब हमें क्या याद रखना चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कि राजनीतिक समानता किसके लिए आवश्यक है? न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है। मतलब वह अपने आप में पूरी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक समानता की। विद्यार्थियों, सामाजिक समानता क्या होती है? अब समाज में रहने वाले लोग राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहला कदम होता है। इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक समानता की आवश्यकता उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों को सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचाना संभव नहीं होता। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी होती है विद्यार्थियों कि विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए, क्योंकि राजनीतिक समानता हमारे लिए कब पर्याप्त होगी, या राजनीतिक समानता की बात करें या कानूनी अधिकार की बात करें, ये हमारे लिए कब पर्याप्त होंगी? ये तभी पर्याप्त होंगी जब हम समाज में रह करके
हम समाज में रहें, लेकिन किस प्रकार से, समान रूप से रहें। किसी प्रकार का, किसी भी समूह के साथ, किसी भी समुदाय के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, तभी हम इन राजनीतिक समानता को या कानूनी अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीजों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार और न्यूनतम वेतन जैसे कुछ न्यूनतम चीजों की गारंटी होना भी जरूरी है। राजनीतिक समानता को प्राप्त करने के लिए यदि हमारे पास समाज में हमारा जीवन यापन करने के लिए हमारे पास आवश्यक वस्तुएं जो व्यक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में हम उनको जोड़ सकते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, मनोरंजन के साधन, इनको जब तक हम नहीं जोड़ते या जब तक ये हमें प्राप्त नहीं होती हैं, तब तक राजनीतिक समानता का कोई आधार नहीं होता। ये राजनीतिक समानता हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों, इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना संभव नहीं हो सकता। जब तक हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर सकते, न्यूनतम जीवन स्तर को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक हम समाज में रह करके इन स्पर्धा संबंधी या समान शर्तों को या इन समान शर्तों पर जो स्पर्धा है उनको भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मतलब इन समाज में होने वाली प्रतियोगिताएं या समाज में होने वाले जो आगे बढ़ने के लिए या विकास करने के लिए जो हमारे लिए आवश्यक है, वे सभी चीजें हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान नहीं होगी, वहां पर अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि हमें मूलभूत आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो ही, साथ में क्या हो कि हमें समान अवसर भी प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, और समान अवसर प्राप्त होंगे तो हम अपनी प्रतिभा का भी जो प्रदर्शन है या प्रतिभा को भी भुना सकते हैं। ये सब चीजें हो पाएंगी। लेकिन जब ये हमारे पास नहीं होंगी, हम अपनी सुविधाओं को अर्जित नहीं कर पाएंगे, तो ये स्पर्धा और ये अवसर की समानता, ये सब चीजें हमारे लिए बिल्कुल न्यून हो जाएंगी या हम इनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके बाद विद्यार्थियों, भारत में समान अवसरों के मद्देनजर यदि हम देखें तो एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती हैं। वो क्या होती है कि देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता और कुछ एक गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित कर दिया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे मामलों में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना और शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देना जैसे उपाय करके राज्य ये भूमिका निभाता है और लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। तो भारत के संदर्भ में हमने क्या देखा कि विशेष समस्याएं क्या हैं कि सुविधाओं की कमी, और ये सुविधाओं की कमी किनके माध्यम से होती है, सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से। तो जिस प्रकार से महिलाओं को पिछड़ा माना जाता है, महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर नहीं होते हैं, तो इनके लिए एक विशेष शिक्षा व्यवस्था और इनके लिए समान अवसर की व्यवस्था और विभिन्न इस प्रकार के कानूनी प्रतिबंध अगर यहाँ लगा दिए जाएं, तो निश्चित रूप से ये महिलाएं भी जो हैं अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं, ये समान अवसर प्राप्त कर सकती हैं। तो सामाजिक स्तर पर समानता होगी तो निश्चित रूप से हम राजनीतिक समानता का भी उपभोग कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों, बात आती है आर्थिक समानता की। आर्थिक समानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन दौलत आमदनी में खास भिन्नता हो। मतलब मूलतः क्या भिन्नता होती है कि कोई वर्ग अधिक पूंजीपति होता है, कोई कम पूंजीपति होता है या कोई बिल्कुल ही गरीब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में 3 वर्ग हमें देखने को मिलते हैं, पूंजीपति, मध्यम वर्ग और गरीब निर्धन वर्ग। तो आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका यह भी है कि संपन्नतम और निर्धनतम समूहों के बीच का आनुपातिक अंतर मापा जाए।
और एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना भी होता है। यह सही है कि समाज में धन दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही और शायद नहीं भी रहेगी, लेकिन आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है और यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देता है। समान अवसर की जो अपॉर्चुनिटी जो मिलती हैं, तो उससे वह अपनी हालत को सुधारने का या अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का वो बीड़ा उठा सकता है। समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रहती है, लेकिन इसमें ये संभावना छुपी होती है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति को बेहतर कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक समानता क्या बात बताती है कि आर्थिक समानता कि समाज में हर प्रकार के हर तरह के लोग विद्यमान है, हर तरह के वर्ग विद्यमान है। इन वर्गों में किस प्रकार से धन के आधार पर या पूंजी के आधार पर किस प्रकार से इनमें स्तर को मापा जाए और इस स्तर को कम करने के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित की जाए। लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसे ही वे असमानताएं अधिक खतरनाक हैं जो पीढ़ियों से अनछुई रही हैं। अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत और इसके साथ हासिल होने वाली सत्ता का उपभोग करते हैं, तो समाज वर्गों में बंट जाता है। और एक और वे जो पीढ़ियों से धन विशेषाधिकार और सत्ता का उपभोग करते आए हैं और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने हुए हैं, कालक्रम में ऐसा वर्ग भेद आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज्यादा कठिन साबित हो सकता है। मार्क्सवाद, उदारवाद हमारे समाज की दो राजनीतिक विचारधाराएं। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था और मार्क्स ने यह दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं को, मतलब जो खाईनुमा असमानताएं जो बहुत गहरी असमानताएं हैं, उनका बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है, जैसे जल, जंगल, जमीन, तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। और निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। यह ताकत उन्हीं राज्यों की रीतियों और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती हैं और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा वर्ग जो आर्थिक संसाधन कौन से हैं, जैसे जल, जंगल, जमीन, तेल, इन सब पर किसका स्वामित्व रहता है? निजी स्वामित्व, यानी व्यक्ति का स्वामित्व रहता है। और इन व्यक्ति का जो स्वामित्व रहता है वो किस वर्ग में आता है? वो अमीर यानी पूंजीपति वर्ग में आता है। और ये जो पूंजीपति वर्ग है, ये किसको ताकत प्रदान करते हैं? ये राजनीति को ताकत प्रदान करते हैं और राजनीति इनको ताकत प्रदान करती है। और इन्हीं के आधार पर ही जो है नीतियां, कानून जो है प्रभावित होते हैं। मतलब नीतियां और कानून जो बनते हैं वो इन्हीं के ही दिशा निर्देशन में बनते हैं। तो मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकारों जैसे अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं और इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान करने की आवश्यकता है। यहाँ देख सकते हैं वाद विवाद और संवाद। महिलाओं को सेना की लड़ाकू टुकड़ियों में शामिल होने और सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए। आज महिलाएं कहाँ नहीं पहुंच रही हैं, सेना में भी पहुंच रही हैं, पुलिस में भी पहुंच रही हैं, हर एक कार्य क्षेत्र में उन्हें समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ये किस लिए? ये सामाजिक समानता में मिलने वाला हमें सामाजिक अवसर है ना, समान अवसर हमें मिल रहा है। तो शिक्षा में असमानता की बात करें तो हम देख सकते हैं निम्न जो तालिका दी गई है उसमें विभिन्न समुदायों की शैक्षिक स्थिति के कुछ आंकड़े बताए गए हैं और इन समुदायों की शैक्षिक स्तर में जो अंतर है, क्या वे महत्वपूर्ण है? क्या इन अंतरों का होना केवल संयोग है या ये अंतर जाति व्यवस्था के असर
की और संकेत करते हैं? ये जाति व्यवस्था के अलावा और किन कारणों को प्रभावित करते हैं? तो देख सकते हैं जाति समुदाय प्रति 1000 लोगों में स्नातकों की संख्या। स्नातक कौन से होते हैं? जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, है ना। अनुसूचित जाति 47, मुस्लिम 61, हिंदू 86, अनुसूचित जाति 109, ईसाई 237, सिख 250, हिंदू उच्च जातियां 253, अन्य धार्मिक समुदाय 315, अखिल भारतीय औसत 155। तो ये जो स्रोत लिया गया है, कहां से लिया गया है इस टेबल? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 55वां राउंड सर्वे 1999 से 2000। तो हमने क्या देखा? शहरी और भारत में उच्च शिक्षा में जातिगत समुदायों में असमानता, मतलब शिक्षा के आधार पर कितनी असमानता हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत। तो विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हमने कौन कौन सी समानताओं या कौन कौन सी आयामों को हमने देखा? राजनीतिक आयाम को देखा हमने, है ना, सामाजिक आयाम को हमने देखा और आर्थिक आयाम को हमने देखा। तो इन आयामों की सबसे बड़ी जो बात हमें देखने को मिलती है वह यह है विद्यार्थियों कि सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर जब तक हमें समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम उन राजनीतिक समानताओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सामाजिक स्तर पर भी हमारे साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? हम लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, और समान व्यवहार होगा तो अवसर भी हमें समान मिलेंगे, अवसर भी हमें समान प्राप्त होंगे, और इन अवसरों की समानता के आधार पर ही हम जो है राजनीतिक समानता प्राप्त कर पाएंगे। तो आप ये देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता, इसमें देखिए ऊपरले 20% लोगों का 83% धन संपदा पर अधिकार है। ऊपरले मतलब ऊपर के स्तर के। निचले स्तर के 20% लोगों के पास धन संपदा बिल्कुल नहीं है। मतलब जो धन संपदा है उन पर 83% लोगों का मतलब जो ऊपरले का मतलब जो अगड़े होते हैं या जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको 20% जो लोग हैं उनका रेशो बताया गया है, जिनको 83% धन संपदा पर अधिकार है। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लोगों के पास धन संपदा बिल्कुल भी नहीं है, निचले लोगों के पास। और इससे हम क्या देख सकते हैं? आय की असमानता देख सकते हैं। अब देखो 1968 से न्यूनतम मजदूरी में वास्तविक रूप से 35% की कमी हो गई है। 2006 तक का आंकड़ा बताया गया है। अब ये देखो 13% अश्वेत पुरुष वयस्क मताधिकार से वंचित हुए, और 40 वर्ष से कम उम्र के 10 लाख अफ्रीकी अमेरिकी लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये आंकड़े जो हैं ये बोलते हैं, ये बताते हैं कि किस प्रकार से समाज में हमारे साथ असमानता बढ़ती जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ली असमानता के बारे में और भी खोज करें। हमारे देश में कौन कौन से समूह इसी प्रकार की असमानता के शिकार हैं? अमेरिका में इस असमानता को कम करने के लिए किस प्रकार की नीतियां अपनाई गई? क्या उनके अनुभवों से कुछ सीखा जा सकता है? क्या उन्होंने भी हमारे अनुभवों से कुछ सीखा है? ये एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना होता है, लेकिन इसमें समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होती है। कहने का क्या मतलब हुआ कि समाज में क्या स्थिति होनी चाहिए? समाज में स्वतंत्र स्थिति होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए, तभी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से समाज में जो लाभांश प्राप्त होगा या जो लाभांश का जो वितरण होगा वो न्यायपूर्ण या कारगर हो सकता है। उदारवादियों का क्या मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी असमानताओं की खाया नहीं बनेंगी, लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्त और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित करार देगा। और उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि देश में अनेक छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की आशा करते हैं, जबकि प्रवेश
के लिए अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा है और समय समय पर सरकार और अदालतों ने शैक्षणिक संस्थाओं और प्रवेश परीक्षा का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया है ताकि हर प्रत्याशी को स्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले। फिर भी कुछ को प्रवेश नहीं मिल पाता है, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारे का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। तो समाजवादियों से उलट उदारवादी नहीं मानते कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता एक दूसरे से अनिवार्यता जुड़ी होती हैं। उनका क्या मानना है कि इनमें से हर क्षेत्र की असमानताओं का निराकरण ठोस तरीकों से करना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है। लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार होगा, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी आवश्यक है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती हैं। मतलब उदारवादी क्या कहते हैं कि असमानता अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बल्कि क्या है कि ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं को ही वो समस्या मानते हैं जो उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती हैं। जिसमें कि कौन सी असमानताएं हो सकती हैं? परंपरागत रीति रिवाज, जिनके आधार पर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को उजागर नहीं कर पाता, प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? तो आप ये देख सकते हैं विद्यार्थियों कि इसके अंतर्गत सामाजिक असमानता बिल्कुल भी, अगर सामाजिक समाज में रहने वाले लोगों के साथ सामाजिक असमानताएं होंगी, आर्थिक असमानताएं होंगी, तो राजनीतिक समानता हम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर। तो विद्यार्थियों, हमने इसमें दो तरह की विचारधाराओं के बारे में पढ़ा। एक तो मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा और एक हमने पढ़ा उदारवादी विचारधारा। तो मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा क्या कहती है? वो ये कहती है कि प्राकृतिक संसाधनों पर, या हम कहें कि समाज में उपलब्ध संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है, व्यक्ति का स्वामित्व होता है। और कौन से निजी स्वामित्व होता है तो कौन सा वर्ग उभर करके आता है? पूंजीपति वर्ग उभर करके आता है, और गरीब वर्ग को, निर्धन वर्ग को वो संसाधनों पर अधिकार नहीं हो पाता है। अब जब हम उदारवादी विचारधारा की हम बात करते हैं, तो उदारवादी विचारधारा ये कहती है कि किसी भी प्रकार से राज्य को हस्तक्षेप कर समाज में सभी को उचित संसाधन प्राप्त करवाने चाहिए, अवसर की समानता उपलब्ध करवानी चाहिए और जीवन यापन का न्यूनतम स्तर जो है उपलब्ध करवाना चाहिए। लेकिन वे खुद ब खुद समानता स्थापित नहीं, तब भी हम कह सकते हैं कि खुद ब खुद समानता स्थापित नहीं हो सकती, न्याय स्थापित नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, किस बात की रहेगी? स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से ऐसे उपाय किए जाएं, जैसे कि स्पर्धा जो है, समाज में जो स्पर्धा है उसके लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं, तभी जाकर के समाज में न्याय प्राप्त हो सकता है और समानता स्थापित हो सकती है और असमानताएं खत्म की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने दोनों विचारधाराओं का इसमें स्पष्टीकरण देखा। और अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो बताया गया है नारीवाद। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का अधिकारों का पक्ष लेने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत है। और ये स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है, यानी कि ना तो प्राकृतिक है, और न ही आवश्यक होती हैं। नारीवादियों का मानना क्या है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन भी जी सकते हैं। नारीवादी विचारक क्या कहते हैं कि स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। हम देख सकते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय समाज में भी देख सकते हैं और भारतीय समाज में भी देख सकते हैं कि हमारा समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज या पुरुष को अधिक वरीयता दी जाती है। पितृसत्ता से आशय क्या है कि एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और अधिक शक्ति दी गई है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित होती है विद्यार्थियों कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न है
और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थितियों को न्यायोचित ठहराती है। कि नारीवादी विचारक क्या कहते हैं कि पितृसत्ता क्या मानकर चलती है, क्या धारणा मानकर चलती है कि स्त्रियां हमेशा कमजोर हैं और पुरुष जो है वो बलशाली है, और पुरुष को आगे बढ़ने के लिए खुले समाज में जाने की इजाजत है, और जो स्त्री है वह खुले समाज में, ओपन सोसाइटी में बिल्कुल नहीं जा सकती है। उसे घर के चार दीवारी के अंदर रह करके ही अपना जीवन निर्वाह करना है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। नारीवादी नजरिए पर सवालिया निशान लगाया गया, और इसके लिए वे स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। और जैविक या लिंग भेद प्राकृतिक और जन्मजात होता है, जबकि लैंगिकता समाज जनित होती है। देखो कितनी बड़ी बात की गई है कि लिंग भेद जो होता है वो प्रकृति ने किया है ना, वो जन्मजात होता है। लेकिन लैंगिकता यानी कि इस लिंग भेद के आधार पर हमारे साथ जो लैंगिकता बरती जाती है, जिस आधार पर लैंगिकता के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है स्त्री पुरुष के अंतर्गत, वो समाज जनित होता है। प्रकृति ने इस प्रकार से हमें नहीं बनाया है कि हमारे साथ भेदभाव किया जाए, यानी कि स्त्री पुरुष के साथ भेदभाव किया जाए। इसे यूं भी हम समझ सकते हैं कि मनुष्य का नर या मादा के रूप में जन्म होता है, लेकिन औरत या मर्द को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देखते हैं उन्हें समाज गढ़ता है। मतलब समाज ही यह प्रतिपादित कर देता है कि स्त्रियां ये कर सकती हैं या पुरुष ये कर सकते हैं। कार्यों का विभाजन जो है ये समाज पैदा करता है। उदाहरण के लिए हम ये जीव विज्ञान का एक तथ्य है कि केवल औरतें ही गर्भधारण करके बालक को जन्म दे सकती हैं, लेकिन जीव विज्ञान के तथ्य में यह निहित नहीं है कि जन्म देने के बाद केवल स्त्री ही बालक का लालन पालन करेगी। नारीवादियों ने हमें सिखाया कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्रकृति ने नहीं, समाज ने पैदा किया है। असमानता का अधिकांश जो है भाग किसने पैदा किया है? असमानता का प्रकृति ने नहीं पैदा किया है, समाज ने ही पैदा किया है। पितृसत्ता ने श्रम का कुछ ऐसा विभाजन किया है जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष जो है सार्वजनिक और बाहरी दुनिया में कार्य करने के लिए उसे आजादी प्राप्त है। नारीवादी इस विभेद पर बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं और वो कहते हैं कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्र में भी सक्रिय होती हैं, इसलिए दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत भी हैं, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों की कंधों पर है। नारीवादी इसे स्त्रियों के कंधे पर दोहरा बोझ बताते हैं। इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में ना के बराबर महत्व दिया जाता है। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि स्त्रियां जो हैं, आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाज में और राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें नारी ने अपना परचम नहीं लहराया हो। हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया। और दूसरा ये भी देख सकते हैं कि वह बाहरी क्षेत्र में कार्य करते हुए भी वह घरेलू जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही है। अब दूसरी तरफ देखिए, पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को देखिए, सिर्फ और सिर्फ वह बाहरी समाज में ही अपनी प्रायिकता दिखा रहा है, लेकिन घरेलू स्तर पर अपनी कोई भी सहभागिता वह दर्ज नहीं करता है। तो ये कैसा विभेद है। और आप देख सकते हैं कि इसमें स्त्री की जो शक्ति है कितनी अत्यधिक है। आप बौद्धिक शक्ति भी देख सकते हैं और शारीरिक शक्ति भी इसमें आप देख सकते हैं। नारीवाद का मानना क्या है कि निजी और सार्वजनिक के बीच यह विभेद और समाज या व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और मिटाया जाना भी चाहिए और मिटाया जा भी रहा है। हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाज में, हम अपने आसपास के वातावरण में देख सकते हैं, हम अपनी माता को देख सकते हैं, हम अपनी बहनों को देख सकते हैं, किस प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीय समाज में या बाहरी समाज में राष्ट्रीय स्तर पर अपने परचम को लहरा रही हैं। हर क्षेत्र में, हर विषय पर वो आगे बढ़ रही हैं। और उसी तरह हम अगर पुरुष समाज को हम देखें तो वो अपना कहां पे अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इन सभी में हम अगर माप तोल करें तो स्त्री का परसेंटेज हमें ज्यादा दिखाई देगा। तो विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में ये समझने का प्रयास किया कि
समानताओं के कितने आयाम है? हमने राजनीतिक आयाम राजनीतिक समानता के रूप में, सामाजिक आयाम सामाजिक समानता के रूप में, और आर्थिक आयाम आर्थिक समानता के रूप में जाना, और नारीवाद की विचारधारा को भी हमने जाना। और इसमें हमने यह बात या यह हमने निष्कर्ष निकाला कि जब तक हम सामाजिक स्तर पर समान नहीं हो सकते और जब तक हम सामाजिक स्तर पर आर्थिक रूप से समान नहीं होंगे, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, तो राजनीतिक समानता हमारे लिए अर्थहीन हो जाएगी। हम उस राजनीतिक समानता का उपभोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और इस पुरुष प्रधान समाज में नारियों की यानी स्त्रियों की भागीदारी किस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सुनिश्चित होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज बना हुआ है। इस पुरुष प्रधान समाज को हमें खत्म करना होगा। स्त्री पुरुष को समान सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता भी देनी होगी। और इसी के साथ ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। समानता को बढ़ावा किस प्रकार से हम दे सकते हैं सामाजिक समाज में, इन सभी पहलुओं को हम अध्ययन करेंगे। और तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।